Guys, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये चैप्टर टीएस ग्रेवाल में तो अलग से दिया हुआ है, बट डीके गोयल में ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ क्लब्ड है। और ये चैप्टर बहुत ये केस जो मैं आज कराने वाला हूँ, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, अ पार्टनरशिप में आगे जितने भी चैप्टर्स हैं बारिंग द लास्ट वन विच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हर चैप्टर में ये पार्ट यूज होगा। तो पहले हम थोड़ा सा गुडविल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक तो गुडविल की डेफिनेशन प्लीज़ याद करनी पड़ेगी। 3-4 डेफिनेशंस बुक में दी हुई है। सबसे इजी लॉर्ड एल्डन की है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। मतलब अगर कोई आपकी एक शॉप है और काफ़ी पुरानी शॉप है और एक नई सिमिलर शॉप भी खुल गई है जो सिमिलर बिजनेस में है, बट स्टिल अगर आप कस्टमर्स आपके पास ही आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी फर्म की अच्छी खासी गुडविल है। फिर और गुडविल बनती कैसे है? आपके प्रोडक्ट से। आपके प्रोडक्ट से गुडविल कैसे बनेगी? आपकी मान लो शॉप में जो प्रोडक्ट मिलता है वो आसपास कहीं नहीं मिलता, या बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखते हो, तो आपकी फर्म की गुडविल अगेन इंक्रीज हो जाएगी। फिर फैक्टर हो सकता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, आपको कभी भी आपके गुड कस्टमर अगर आपको आके कंप्लेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके और आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर लेते हो, तो अगेन आपकी फर्म की गुडविल बनेगी। फिर ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोकेशन। अगर आपका जो ऑफिस है या बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा सेंट्रली लोकेटेड जगह पे आपकी शॉप, बाकी अगर सिमिलर शॉप जो सिमिलर बिजनेस में है वो काफ़ी इधर उधर गलियों में जाके है या वो काफ़ी दूर पड़ती है, आपका सेंट्रली लोकेटेड है, तो अगेन आपकी फर्म की गुडविल बनेगी। तो लेकिन गुडविल का यहाँ पे काम क्या है अकाउंट्स में? पहले तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। जो मैंने अभी फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल के एग्जांपल है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी फर्म की गुडविल बनती है, और एक तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और एक होती है परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल का कंसेप्ट क्या है? मान लो आप एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, और बिजनेस जब आप खरीद रहे हो तो आप सिंपल सा कंसेप्ट यूज करोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। कैपिटल होता है जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर मान लो एक फर्म आप टेक ओवर कर रहे हो और उसके एसेट्स 10 लाख के हैं और उस फर्म की लायबिलिटीज 2 लाख की हैं, तो बिजनेस की वैल्यू 8 लाख रुपए हुई। बट आप उसके से 8,50,000 देने के लिए तैयार हो गए, तो ऐसा फर्म के पास क्या था जो आपने उसके 8,50,000 देने के लिए तैयार हो गए? गुडविल। आपको पता है वो बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, उसका नाम है, अगर वो आपकी फर्म के साथ जुड़ेगा, अगर आप उसको टेक ओवर कर लोगे तो आपके बिजनेस का भी नाम बनेगा। तो आपने 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, 8 लाख रुपीज़ के बिजनेस के 8,50,000 दिए, तो वो जो 50,000 रुपीज़ हैं वो परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल एसेट्स में अपीयर करती है, तो उसका रूल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या रूल होता है। अभी हम बात करेंगे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे बनती है, उसको हम वैल्यू कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वैल्यू कैसे करेंगे? तो वैल्यू एज सच हम नहीं कर सकते कि एक फर्म है उसकी, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा है तो वो उसकी वैल्यूएशन कैसी है। तो हम क्या करते हैं, अब नीड क्या है पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वैल्यू करने हैं, बट वैल्यू करना क्यों है, उसकी नीड क्या है। अब नीड ये है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में चेंज आता है, चाहे पार्टनर्स 3 थे, अभी भी 3 है, बट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पहले 2 थे अब 3 हो गए, या एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई, तो पहले 4 पार्टनर्स थे उसे एक की डेथ हो गई तो 3 रह गए। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो कुछ पार्टनर्स को गेन होता है, उनका शेयर बढ़ जाता है, और कुछ पार्टनर्स को लॉस होता है, उनका शेयर घट जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, तो उसको कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। अगर उसका शेयर कम हो गया तो उसको कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। तो अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गेनिंग पार्टनर से लेके कुछ अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। बट अभी अमाउंट कहाँ से आएगी? तब जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। आप गुडविल कैलकुलेट करते हो, फिर जितना भी किसी पार्टनर का शेयर है या जितना भी किसी पार्टनर का गेन है, गेनिंग पार्टनर से लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम ट्रांसफर कर देते हैं और वैल्यूएशन गुडविल में से उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स निकाल लेते हैं। ये चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, हम इसे काफ़ी अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वैल्यूएशन पे ध्यान देंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मेथड्स कितने हैं? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 2 मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे। फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और लास्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो लास्ट वाला मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो आज तक कभी बोर्ड में आया नहीं है उसका क्वेश्चन, तो देयर इज अ चांस कि वो आएगा, क्योंकि हमेशा
जिस चीज़ को आप लाइटली लेते हो या सोचते हो कि ये चीज़ तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगी, तो चांस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ, गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट्स। पहले मैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बता देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है कि अगर जो हम आज गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहेगी, 2 साल तक रहेगी, 3 साल तक ये गुडविल रहेगी। तो ये आपको दे रखा होगा, आपको कभी निकालने की जरूरत ऐसा पड़ेगी नहीं, ठीक है। इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला यूज करके अगर आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स हैं और आपके पास गुडविल है तो आप ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकाल सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन इसको खुद को वैसे कैलकुलेट करने का आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और इसका कोई मेथड भी नहीं है। तो बस आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको हमेशा दे रखा होगा। एवरेज प्रॉफिट्स, अब एवरेज प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? एवरेज प्रॉफिट्स आर मीन प्रॉफिट्स। अब मीन कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास 2 साल के प्रॉफिट हैं तो मीन कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। 3 ईयर्स का अमाउंट दे रखा है तो तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। लेकिन प्रॉफिट्स लेने कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफिट्स लेने हैं नेट प्रॉफिट्स, और आपको ये ध्यान रखना है एक्चुअल नेट प्रॉफिट्स लेने हैं। अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? वो प्रॉफिट्स जो प्योरली गुड्स बेच के कमाए हैं, क्योंकि जो फर्म की गुडविल बनती है वो उसके प्रोडक्ट के कारण बनती है, गुड्स के कारण बनती है मेनली। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो प्रॉफिट जो आपने गुड्स बेच के कमाया है वही आपको प्रॉफिट लेना है एवरेज निकालते वक्त। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है कि मान लो आपने 1993 में से आपको प्रॉफिट हुआ था 2 लाख रुपीज़ का, विच इंक्लूड्स ₹50,000 फॉर द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ 1993 जब 31 मार्च को क्लोज हुआ था, 92-93 ईयर बोलते हैं इसे। तो उस ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ हुआ था नेट प्रॉफिट। लेकिन वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि हमने एक ओल्ड मशीनरी को सेल किया था जिसपे 50,000 रुपये का प्रॉफिट था। अगर मान लो ये मशीनरी मैंने नहीं बेची होती तो मुझे फिर गुड्स से रिलेटेड कितना प्रॉफिट होता? 1,50,000। फिर तो 2 लाख रुपीज़ तो होता नहीं। तो हमें वो प्रॉफिट लेना है जो गुड्स बेच के हमारे पास आया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1994 में एक आग लगी थी गुड्स में, एक नहीं आग लगी थी गुड्स में, और हमें लॉस हो गया था। से 20,000 के गुड्स जल गए थे और इसलिए हमारा प्रॉफिट हुआ 80,000। अगर गुड्स नहीं जलते तो हमारा प्रॉफिट फिर कितना होता? 1 लाख रुपीज़ का, क्योंकि लॉस बाय फायर तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड पे आता है। तो अगर 1 लाख रुपए का आपका ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन आपका इस साल का प्रॉफिट हुआ 80, रीजन बीइंग 20,000 आपके गुड्स जल गए थे इसलिए लॉस हुआ था, तो वो आप ऐड कर दोगे। तो आपको 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, उस केस में लेने थे 1,50,000। तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त आप कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको वापस ऐड बैक कर दोगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। से 1991, 1992 और 1993 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। से 1991 में एक प्रॉफिट था जो कि मशीनरी बेच के हुआ था, से 10,000 का, तो फिर हम उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी एबनॉर्मल गेन होता है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम वे किसी भी ईयर में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, वो तो एबनॉर्मल लॉस के कारण कम हुआ ना। गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हुआ हमें प्योरली वो लेना है। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ें क्या हैं? कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो हर ईयर की अमाउंट में से माइनस होंगी। अब हर ईयर की अमाउंट में से माइनस होगी क्या मतलब है? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो होता है बट अभी तक हमने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। लाइक मान लो मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसका प्रीमियम जा रहा था, वो गलती से मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, और वो एक पर्टिकुलर ईयर में भूल गया तो मैं उसी ईयर में से माइनस करूंगा। बट अगर मान लो मैंने सारे ईयर से भूल गया तो मैं उसको हर साल के प्रॉफिट्स में से माइनस करूंगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक आपने किसी भी ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया तो आप उसको हर साल में से माइनस करोगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं इंश्योरेंस प्रीमियम के 3 केसेस बता रहा हूँ आपको। पहला, आप एक पर्टिकुलर ईयर में उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, फॉर एग्जांपल 1993, तो आप उसको 1993 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दूसरा,
अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, बट गलती से अभी तक आपने किसी ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप उसको हर ईयर के प्रॉफिट्स में से माइनस करोगे। तीसरा केस, अगर मान लो मैंने पॉलिसी 1992 में ली है, मैंने प्रीमियम पे करना 1992 से स्टार्ट किया, तो 1992 और 1993 में तो कटेगा ये अमाउंट, और वो मान लो हम रिकॉर्ड करना भी भूल गए, तो आप उसको 1991 से भी माइनस करोगे, क्योंकि अब एक ये रेगुलर एक्सपेंस बन गया है। दो ये हमारा एक्सपेंस शुरू तो 1992 से हुआ है, लेकिन हम इसको फिर 1991 से भी माइनस करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तीसरा केस, अगर मान लो पॉलिसी हमने अब न्यू ली है और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये हमारा एक रेगुलर एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेट मीन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारा प्रॉफिट इतनी अमाउंट से कम होगा। तो जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, नॉर्मल मतलब नॉर्मली जो कमाएंगी फर्म। तो हम क्या करेंगे, फिर अगर 1992 में से हमने पॉलिसी ली थी, तो मैं 92 93 में से तो माइनस करूंगा ही प्रीमियम, साथ ही साथ मैं 1991 में से भी माइनस करूंगा। फिर इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स की सैलरी। अगर पार्टनर्स की सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट अभी तक हमने इंकॉर्पोरेट नहीं करी है वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ, तो अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स की सैलरी हर साल में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास दो आइटम्स आ गए जो हर साल में से माइनस होंगी। एक, कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा, पार्टनर्स की सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए अगर कुछ प्रोवाइड करना है अमाउंट, तो वो अमाउंट भी हर ईयर में से माइनस होगा। फिर जो करेक्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उनकी हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि ये 3 साल हैं तो हम तीनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो एक तो मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस वो ऐड बैक होता है, एबनॉर्मल गेन वो लेस होता है। उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम के मैंने आपको केस बताए हैं। फिर पार्टनर सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट ये हर साल में से माइनस होता है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। से 1992 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड बाय से 10,000 रुपीज। आपको याद होगा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या रोल होता है, आप सेल्स में उसको ऐड करते हो दोनों साइड को, और फिर आप उसको माइनस कर देते हो डेबिट साइड को, तो वो आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा लिख दिया, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड 10,000 से ज़्यादा हो गई। तो अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि आपको जो टोटल आएगा उसमें से जब आपको माइनस किया तो आपका 10,000 से ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा आया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा है, पर आपने एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कम कमाया है। तो आप क्या करोगे, 1992 में से क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 1993 में प्लस भी हो जाएगा, इधर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बट वो 1993 में सब्ट्रैक्ट भी होगा। अब वो सब्ट्रैक्ट क्या होगा 93 में, जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है 92 का, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो होता है। तो हम क्या करेंगे, 1993 में फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसका रीजन क्या है, ओपनिंग स्टॉक 1993 में डेबिट साइड पे आएगा, वो एक्सपेंस साइड होती है। अगर आपने एक्सपेंस साइड पे 10,000 ज़्यादा लिख दिए हैं तो आप जब क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो आपके 10,000 पे, क्योंकि ज़्यादा थे एक्सपेंस में, तो आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से कम आएगा। अगर वो 10,000 से कम आएगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी 10,000 से कम आएगा, तो आपको वो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो आपने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है। तो इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो आप 1992 में प्लस करेंगे और 1993 में माइनस करेंगे। अगर से 1992 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से 70,000 था और आपने अभी तक 60,000 लिखा है, तो आपने 10,000 कम लिखा है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, तो वो आप 1992 का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो हम प्लस कर देंगे और वो 1993 में माइनस कर देंगे। तो ओवर वैल्यूएशन सेम ईयर में माइनस होता है, नेक्स्ट ईयर में प्लस होता है, और अंडर वैल्यूएशन सेम ईयर में प्लस होता है और नेक्स्ट ईयर में माइनस होता है। अब बोर्ड इसमें ट्रिक क्या ला सकता है, बोर्ड ने लास्ट ईयर वाले पेपर में क्या किया, सेम क्वेश्चन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बट वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर छोड़ के लास्ट ईयर में था। अब लास्ट ईयर में ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक था, तो मैं ओवर वैल्यूएशन मैंने बोला जिस ईयर में भी है उसमें तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर में प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट ईयर तो है नहीं इसमें, तो बस हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम वे अगर अंडर वैल्यूएशन है तो हम सिर्फ ऐड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे पास है नहीं, उसका अमाउंट दे नहीं देगा, तो हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं। अब हमारे पास ये करेक्टेड प्रॉफिट्स आ गए 3 ईयर्स के, इन तीनों को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा
उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट हैं, तो वो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। एक बार एवरेज प्रॉफिट्स आ गए, उसको फिर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए उनको पहले ऐड करके डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं। अगर 4 ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं और क्वेश्चन में बोला हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो सबसे पहले मैं चारों साल के प्रॉफिट्स को पहले करेक्टेड प्रॉफिट्स निकालूंगा, उनको ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, एवरेज आएगी, फिर इंटू 3 करूंगा क्योंकि 3 ईयर्स परचेज है, तो उससे मेरे को फर्म की वैल्यूड गुडविल मिल जाएगी। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी बन रही है, कुछ नहीं होता, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। आज मैं आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के दे देता हूँ, और गुडविल की थ्योरी के नोट्स, गुडविल मैं आपको बुक से जो थ्योरी है बुक में, मैं वो उसकी भी PDF फाइल दे दूंगा, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 1 की जैसी दी थी, तो आज मैं चैप्टर 2 की भी अपलोड कर रहा हूँ। तो चैप्टर 2 की एक तो मैं क्वेश्चन जो हैं वो तो अपलोड करूँगा ही, साथ ही साथ मैं आपको जो थ्योरी है वो भी अपलोड कर दूंगा। मैं बुक्स में जो भी रिक्वायर्ड गुडविल है, सॉरी जो थ्योरी है, और आप उस थ्योरी को प्लीज़ उसमें लिख लेना, आप नोट्स रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है। बाय।